Welcome back students. This is our fifth lecture from chapter number 5, Variety of Life. In our previous lectures we have studied about the diversity of life. Diversity of life का मतलब हमने different organisms को स्टडी किया कि किस तरह से वो different kingdoms में place किए गए हैं. तो organisms की जब हमने बात की तो हमने बात की प्रोकैरियोट्स की बात भी की, यूकैरियोट्स की बात भी की. इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि सेल्स की, डिफरेंट टाइप के सेल्स की बात की और उन सेल्स से बने हुए ऑर्गेनिजम्स की बात की कि किस तरीके से वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. तो हमने बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल, प्लांट सब की बात की. लेकिन वायरस वर्ड आपने किसी भी किंगडम में नहीं ऑब्जर्व किया. तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि वाई वायरस वॉज नॉट प्लेस्ड इज़ नॉट प्लेस्ड इन किंगडम्स. तो वायरस को हम किंगडम में इसलिए प्लेस नहीं करते क्योंकि वायरस के जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी भी किंगडम सिस्टम से मैच ही नहीं कर रहे होते. उसका रीज़न बीइंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वायरस को जब हम बयान करते हैं तो हम कहते हैं कि वायरस जो है वो एक नॉन सेलुलर एंटाइटी है. नॉन सेलुलर यानी हम वायरस को ये नहीं कहते कि यूनिसेलुलर है या ये कि ये प्रोकैरियोट है या ये कि यूकैरियोट है, क्योंकि ये तमाम टर्मिनोलॉजीज प्रोकैरियोट, यूकैरियोट ये लागू होती हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म सेल हो, जब कोई बॉडी जो आप स्टडी करें वो एक सेल हो या सेल पे कंसिस्ट करती हो, तो फिर हम कहेंगे प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. हम कहते हैं ये नॉन सेलुलर है, ये एक नॉन सेलुलर एंटाइटी है. ये नॉन सेलुलर क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर पे मबनी है जो कि अपने आप में खुद सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक ये किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर ना हो. ठीक है, तो जब तक वायरस किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर नहीं होते तब तक ये ना तो रेस्पायर कर रहे होते हैं, ठीक है, ना ये डिवाइड हो रहे होते हैं, ना ये रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं. तो कोई भी ऐसा फंक्शन ये सरंजाम नहीं दे रहे होते जो कि लिविंग थिंग्स को डिफाइन करता हो. बचपन से ही आप लिविंग थिंग्स की कैटेगरी, लिविंग थिंग्स जब पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आप यही पढ़ते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो सांस ले रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो और रिप्रोड्यूस कर रहा हो वो लिविंग थिंग है. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन लाइक रेस्पिरेशन, ingestion or absorption and division and multiplication and reproduction are being referred as living things. But living things की कोई भी definition पे ये वायरस पूरा नहीं उतरता until unless this is being entered or are being staying in a certain body. चाहे वो बॉडी किसी बैक्टीरिया की हो या चाहे वो बॉडी किसी हायर ऑर्गेनिज्म की हो, एनिमल की हो, प्लांट की हो, ह्यूमन की हो, जब तक वायरस किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं रहते, एंटर नहीं करते, तब तक वो इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं सर अंजाम दे रहे होते, ना रिप्रोड्यूस कर रहे होते, ना ही डिवाइड कर रहे होते हैं. इसीलिए अब इसको हम रिलेट अगर करें करंट सिचुएशन से, कोविड-19 से, कोरोना वायरस से अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं. कि कहा जाता है, आपने न्यूज़ में यकीनन पढ़ा होगा, रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो अभी आप जान लेंगे कि इतने घंटों तक ये वायरस अगर कहीं सी सरफेस पे रहे तो सर्वाइव कर जाएगा, उसके बाद नहीं करेगा. सो इफ़ वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय अ सर्टेन बैरियर लाइक मास्क और बाय एनी अदर थिंग, एंड इफ द वायरस इज नॉट एंटरिंग इन आवर बॉडी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, it will die off automatically. It will not be capable of infecting us, क्योंकि ये बाहर सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड ही सर्वाइव कर सकेगा. उसके बाद immediately it will be turned as a crystal, it will be turned into a crystal body, it will crystallize itself or it will die off. ठीक है, क्योंकि अब फिर अभी इन्फेक्शियस पार्टिकल नहीं रहेगा. तो इन्फेक्शियस पार्टिकल तब तक होता है जब तक वो किसी लिविंग थिंग की बॉडी में है, राइट. तो दिस इज हाउ वी डिफाइन वायरस एंड दिस इज व्हाई इट वाज नॉट प्लेस्ड इन किंगडम सिस्टम्स. तो किंगडम सिस्टम में इसलिए नहीं था. तो हम पहले कैरेक्टर्स की बात करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि ओरिजिनेट कैसे हुए या इनका नाम कैसे पड़ा और इन्हें आइडेंटिफाई किसने किया. पहले हम ये जान लें कि वायरस इटसेल्फ होते क्या हैं. तो वायरस जो है वो नॉन सेलुलर एंटाइटी है. वो क्यों है ये भी आपको बताया, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर सकते अदर दैन in the outside environment until unless they are in a certain they are in the body of certain organism. नॉन सेलुलर हैं तो इनके स्ट्रक्चर भी कुछ तो होगा. इनका स्ट्रक्चर, तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो कंसिस्ट करता है किस पर? प्रोटीन कोट के ऊपर, ठीक है, और एक जो है वो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा. न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, जो भी एक जीनोम कंटेनिंग बॉडी है
न्यूक्लिक एसिड पे कंसिस्ट होती है, आइदर डीएनए और आइदर आरएनए। और डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस, इनकी तमाम कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप्स, ये आप आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे। पैरासिटिक होंगे जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर सर्वाइव कर रहा हो, हम उसे कहते हैं कि वो पैरासिटिक इन नेचर है, ठीक है। वायरसेस आर ऑलवेज पैरासिटिक, और जब कोई भी चीज़ हमेशा पैरासिटिक हो, इसके अलावा जी ही ना सकती हो पैरासिटिक नेचर के अलावा, तो फिर हम उसे कहते हैं कि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी उसके लिए चीज़ ऑब्लिगेटरी है, लाजमी है फॉर द सर्वाइवल कि वो पैरासिटिक ही हो, अदर देन दैट इट विल नॉट सर्वाइव। साइज इनका बहुत ही माइन्यूट होता है। फिर ये हमेशा प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड पे कंसिस्ट करते हैं, यह आपको अभी कहा। एडिजन प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय प्रोटीन्स प्रेजेंट इन देयर कोट एंड इन देयर एनवेलप्स। जो कोट और एनवेलप इनकी बाहर की बॉडी पे प्रेजेंट होता है, इनका स्ट्रक्चर जब आपको डिफाइन करूंगी आगे के लेक्चर में, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, कोट कहाँ प्रेजेंट होता है, एनवेलप कहाँ प्रेजेंट होता है वायरस की बॉडी में। बट अभी के लिए आप ये समझें कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इनके आउटर वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कि कोई भी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन को अगर आप याद करें तो आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो इनकी मेम्ब्रेन के पास भी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इनकी मेम्ब्रेन को बना रहे हैं या अटैच्ड हैं इनके ऊपर, वही ये बात डिफाइन करते हैं, उन्हीं से पता चलता है, या वही ये बात इन्हें डायरेक्ट करते हैं वायरसेस को कि भाई आपने कहाँ किसी स्ट्रक्चर के ऊपर जाके एडजेंट करना है, अटैच होना है। क्योंकि हर वायरस जो है वो हर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। वायरसेस की ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वायरसेस आर वेरी मच होस्ट स्पेसिफिक। उनका जो होस्ट होगा वो स्पेसिफिक होगा, वो किसी पर्टिकुलर होस्ट पे जाकर ही एक्ट करेंगे। हर वायरस हर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं करेगा। कोई प्लांट वायरस नॉर्मली एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करते, ठीक है, करते ही नहीं है। और एनिमल वायरसेस प्लांट वायरस को इन्फेक्ट नहीं, प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं करते। गॉट इट। तो जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस हैं वो एनिमल्स के हैं, ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरसेस ह्यूमन्स के हैं। समटाइम्स ह्यूमन एंड एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल वायरसेस कैन इन्फेक्ट ईच अदर। जैसे कि कोई ह्यूमन वायरस समटाइम्स एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमल्स एंड ह्यूमन्स आर बीइंग इन अ सिमिलर कैटेगरी, हम किंगडम एनिमेलिया के मेंबर हैं। लेकिन प्लांट वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करते, ठीक है। फिर बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसी तरीके से। और समटाइम्स इट इज़ वेरी मच होस्ट स्पेसिफिक, कोई एक वायरस तो सिर्फ एक ही स्पीशी को इन्फेक्ट करेगा या एक ही जीनस को इन्फेक्ट करेगा, किसी और को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि जो प्रोटीन्स इनकी सेल मेम्ब्रेन पे, इनकी जो सेल वॉल के ऊपर जो प्रोटीन्स इनके कोट और एनवेलप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन्स एडिजन करते हैं, अटैच होते हैं जाके होस्ट के सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से। तो जहाँ पे एडिजन हो पाएगा, जहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो पाएगी, वहीं पे वायरस जाके अटैच होगा। उसके बाद अपना प्रोटीन कोट और अपना एनवेलप बाहर छोड़ देगा और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को एंटर करता है सेल के अंदर। तो जब वो न्यूक्लिक एसिड किसी सेल के अंदर एंटर होता है तो उस होस्ट के सेल को अपने काबू में कर लेता है, ठीक है। इट डायरेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड और द डीएनए ऑफ द होस्ट कि भाई अब मेरे न्यूक्लिक एसिड के मुताबिक आप चलेंगे, मेरे न्यूक्लिक एसिड के मुताबिक आप प्रोटीन बनाएंगे, जो प्रोटीन वायरस की बॉडी बनाने के लिए चाहिए। इस तरीके से वायरस जो है वो अपने होस्ट को इनके साथ इंटरेक्ट करता है या अपने होस्ट को कैप्चर करता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द कोट एंड ऑन द एनवेलप। दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड कि होस्ट स्पेसिफिक इस वजह से होते हैं ये। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस कि ये चीज़ें वायरस को वायरस डिक्लेयर करती हैं या वायरस को वायरस बनाती हैं। वायरस आइडेंटिफाई कैसे हुए, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए? जैसे हमें कैसे पता चला कि वायरस एक डिफरेंट एंटाइटी है? ये ऐसे पता चला कि इनिशियली तो वायरस को ये समझा जाता था, जब तक वायरस आइडेंटिफाई नहीं हुए थे तो ये समझा जाता था कोई ऐसी बीमारियां जो आइडेंटिफाई ना हो सके, उन्हें कहा जाता था कि किसी बुरी हवा से हो गई हैं, ठीक है। अ बैड ओमन और अ बैड एयर वाज बीइंग अटैच्ड टू अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म एंड इट हैज़ इन्फेक्टेड इट। तो इस तरीके के तोहमात थे, बरसों पुराने बात है ये। वायरस का लग़वी मतलब है पॉइजन। समटाइम्स लोग ये कहते हैं कि कोई पॉइजनस हवा जो है वो चूँकि गुजर गई है, दैट इज़ वाई अ पर्सन इज बीइंग इन्फेक्टेड, ठीक है। इसलिए ऐसी बीमारियों
से इन्फेक्टेड होने वाले पर्सन्स को, ऑर्गेनिजम्स को नाम दे दिया गया कि इन्हें ये चीज़ लग गई है। क्या लग गया है? इन्हें पॉइजन लग गया है। पॉइजन को ग्रीक लैंग्वेज लैटिन में कहा जाता है कि ये पॉइजन है। पॉइजन को कहा जाता है वायरस। तो वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है किसी ऑर्गेनिज्म को। फिर 18वीं सदी के अंदर इवानोव्स्की नाम के साइंटिस्ट ने ये फरमाया कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रांसमिटेबल है फ्रॉम अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो ये कोई बुरी हवा नहीं है, ये कोई ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस नहीं है, ये एक ऑर्गेनिज्म है वायरस, जो कि एक ऑर्गेनिज्म, एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिटेबल है। ठीक है, तब तक इवानोव्स्की ने ये डेफिनेशन पुट फॉरवर्ड की थी 1892 में। फर्दर इन 1900 different scientists were working on different parameters, on different organisms, on different viruses, लेकिन तब तक ये नहीं डिफाइन था कि वायरसेस एक्चुअली क्या है, इनका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं था, पता नहीं थी डिटेल्स। तब ये बात डिफाइंड हुई, आप साइंटिस्ट को इस बात ने हैरत में डाला कि ये कैसा एक ऑर्गेनिज्म है। हैरत में किस बात ने डाला? जब वो फिल्ट्रेट को गुजारते थे फिल्टर पेपर से, तो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ये है कि वो फिल्टर पेपर के ऊपर स्टे करता है। तब तक हमें ये पता था, साइंटिस्ट को ये पता था कि व्हाट आर बैक्टीरिया, उनका पार्टिकल साइज क्या होता है, वो फिल्टर से जो है वो पास ऑन नहीं होते हैं। लेकिन जब वो किसी ऐसे इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स का एक्सट्रैक्ट लेते थे, चाहे वो ब्लड एक्सट्रैक्ट हो या चाहे वो किसी प्लांट को मैश करके उनका एक्सट्रैक्ट हो, सैप हो, सेल सैप हो, जब वो उसे फिल्टर पेपर से गुजारते थे तो ये जो वायरस के पार्टिकल्स हैं ये पास ऑन हो जाते थे, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पास ऑन हो जाते थे। और जब ये इन्हें ऑब्जर्व करते थे माइक्रोस्कोप में तो इन्हें कुछ पार्टिकल्स डिस्टिंग्विश होते थे, नज़र आते थे। या जब ये इस फिल्ट्रेट को किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई करते थे तो वहाँ पे आप उन्हें अगेन वही सिम्टम्स नज़र आ रहे होते थे जो कि किसी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से उन्हें ये फिल्ट्रेट लेते हुए मिले थे। तो ये बात वाज़ेह करती थी कि अच्छा, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इस फिल्टर पेपर से पास ऑन हो जाता है, इन्फेक्शन कैरिंग मॉलिक्यूल जो है वो पास ऑन हो रहा है इस फिल्टर पेपर से। तो उस वक्त इन्होंने इसे नाम दिया कि ये जो है ये फिल्टरेबल वायरसेस है। ये वायरस एक्चुअली क्या है? ऐसी चीज़ें जो कि फिल्टरेबल होते हैं, फिल्टर से पास ऑन हो जाती है फिल्टर पेपर से। तो 1900 वायरसेस को कहा जाता था कि फिल्टरेबल वायरस। इन द ईयर 1935 a very great discovery or the very ग्रेट डिस्कवरी ऑफ वायरसेस वॉज डन, कि वायरस का स्ट्रक्चर पता चला और वाकई पता चला कि वायरस किस शेप के होते हैं, इनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है। किस वजह से? इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईजाद हो गई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईजाद हो गई थी उस ज़माने तक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वेंडल स्टीनले नाम के साइंटिस्ट ने काम किया एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर, जिसके ऊपर साइंटिस्ट काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि ये प्लांट है जिसकी डिजीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। अगेन उसमें से जब भी उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया जाता था, उस डिजीज प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया जाता था, तो जो पार्टिकल थे वो फिल्टर से पास ऑन हो जाते थे। उस वक्त नहीं डिफाइन हो रहा था कि ये कैसा पार्टिकल, ये कैसा ऑर्गेनिज्म है। तो तब तक सिर्फ नाम दिया जा रहा था क्योंकि फिल्टरेबल वायरस ने इन्फेक्ट किया है। कौन सा प्लांट था? डिजीज क्या थी? कि प्लांट था टोबैको का, और इसके ऊपर डिजीज होती थी टोबैको मोज़ेक वायरस की। ये नाम क्यों पड़ा इस डिजीज़ का? ये नाम अभी आपको बताया जाता है कि जब भी ये वायरस इन्फेक्ट करता था तो टोबैको के लीव्स के ऊपर मोटल पैचेस पड़ जाते थे, जैसे कि चेहरे पे पैचेस बन जाते थे, और कहीं पैच होता था और कहीं पैच नहीं होता था इस इन्फेक्शन का। तो सिम्टम कहीं अपेयर होता था, कहीं नहीं, कहीं लीफ नॉर्मल लगता था। तो ये पैटर्न ऐसे अनडिफाइंड पैटर्न बनता था, तो इसको हम मोज़ेक, ऐसे अनडिफाइंड पैटर्न को हम मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। तो इसलिए इस डिजीज़ का नाम दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ एंड टोबैको मोज़ेक वायरस इन्फेक्शन डिजीज़ एंड द वायरस वाज आल्सो नेम्ड एज टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये पता कैसे चला, इसका स्ट्रक्चर और बाकायदा वाज़ेह कैसे हुआ कि ये वायरस है? वेंडल स्टीनली ने टोबैको मोज़ेक वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट लिया उस पौधे का और फिर उसे क्रिस्टलाइज़ किया और फिर उसे ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये बात डेफिनेट हो गई, ये बात प्रूव हो गई कि जी वायरस एक अलग इंचाइची हैं, एक अलग स्ट्रक्चर हैं और किस तरीके के दिखते हैं, ये भी पता चला। और ये पता चल गया कि टोबैको जो है, ये जो डिजीज़ टोबैको के ऊपर है, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो हो रही है, ये वायरस से होती है।
ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वायरस की डिस्कवरी में, आइडेंटिफिकेशन में, और ये बताने में कि वायरस किस तरीके से दिखते हैं। तो दिस वाज द इन्फो अबाउट वायरस। ये एक बहुत ही इनिशियल इन्फो है। आगे के लेक्चर में हम वायरस का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उससे आगे हम वायरस के लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे, किस तरीके से वायरस डिवाइड होते हैं, एक वायरस जो है वो अपना इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड आउट करता है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट आर वायरसेस, and we will continue our chapter in the next lecture. So see you students in the next lecture.